ये महिला आरक्षण बिल बहुत दिन से रुका हुआ है। इसको पास भी किया गया था, मगर उसमें बहुत सी शर्तें लगा दी गई हैं कि पहले हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। तो ये सब शर्तें जो हैं वो न लगाई जाए और उसे पास कर दिया जाए। विमेन रिजर्वेशन का बिल 2024 से पहले पास हो चुका है, पर आप ये सोचिए कि इनकी जो सोच और समझ इतनी कम है कि 1.5 साल बाद ही अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। क्योंकि जो हम शुरू से कह रहे थे, हम लगातार ये कह रहे थे कि एक तो जो कानून बनता है उसको इमीडिएटली लागू होना चाहिए। जब पंचायती जो लोकल बॉडी इलेक्शंस के रिजर्वेशन आए थे वो इमीडिएट इलेक्शन साइकिल से हो गए थे। इन्होंने 2029 का वादा किया, फिर उन्होंने कहा कि हम जो नया सेंसस आएगा उसके बाद डिलिमिटेशन करेंगे, फिर उससे जोड़ा। अब आकर उनको अमेंडमेंट करना पड़ रहा है क्योंकि उनको पता है 2029 तक ये लागू नहीं हो पाएगा अगर सेंसस का इंतजार किया। सेंसस अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, होते होते डिलिमिटेशन कब होगा, तो इसलिए वो अब 2011 के सेंसस से जोड़ना चाह रहे हैं। पर अभी 2011 के सेंसस से जोड़कर फिर डिलिमिटेशन होगा। मैं फिर भी कहूंगी, इसका मैं स्वागत करती हूँ। जो 2029 के लिए हम सभी ने, देश के सारे पार्लियामेंटेरियंस ने उसमें भागीदारी ली और उसको हिस्टोरिक नंबर से पास किया, उसको वी हैव टू लिव अप टू दैट प्रॉमिस वी मेड। तो उसके लिए अगर ये अमेंडमेंट आ रहा है 16 से 18 अप्रैल के बीच में, मैं उसका स्वागत करती हूँ। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़े, राजनीति में आए, राजनीति में सतर्क भूमिका निभाएं, चाहे वो असेंबली लेवल पे हो, चाहे वो पार्लियामेंट लेवल पे हो। और उसके लिए अगर अमेंडमेंट भी आ रहा है और अमेंडमेंट के जरिए बन रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। मैम, आप इसके समर्थन में पूर्ण रूप से? मैं पूर्ण रूप से महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, मैं उसके समर्थन में हूँ और हमेशा से रही हूँ। ये 25 साल से ये लड़ाई लड़ रही हैं महिलाएं। प्लीज़ याद रखना चाहिए कि संविधान में सबको इक्वल अधिकार दिया गया था, पर उनके लिए ऐसी बंदिशें डाल दी गई थी जिस वजह से महिलाओं को राजनीति में जो वो होना चाहिए था, प्रेजेंस होना चाहिए था, वो उनको डिनाई किया गया। अब इस रिजर्वेशन के माध्यम से जो देश की 50% आबादी हैं, तो उनको ये 33% अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? हर जगह लागू होना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं जीत कर आएंगी और पार्लियामेंट में अपना डंका बजाएंगी। मैम, स्टेट एक्शन जो है लागू किया जाएगा, ऐसे में कहीं नहीं ये बीजेपी की कोई साजिश तो नहीं है कि उनको ज़्यादा पावर मिले, महिला वुमेन कैंडिडेट्स जीतेंगे, उनको पावर मिले? इस तरह के एलिगेशंस भी अपोजिशन के कुछ लीडर्स की तरफ से सामने आ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता कौन अपोजिशन में क्या बोल रहा है। मैं मानती हूँ कि महिलाओं की भागीदारी से फ़ायदा देश का ही होगा और देश की जो राजनीति से महिलाओं को दूर रखा गया था, महिलाओं जो अभी भी पार्लियामेंट में हमारा 10 या 14% हमारा रिप्रेजेंटेशन है, उसको वो रूपरेखा बदलनी चाहिए। पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, महिलाओं की आवाज़ स्टैंडिंग कमिटीज में प्रखरता से रखी जानी चाहिए और वो ये बिल के माध्यम से आएगा। इसका फ़ायदा हर उसको पार्टी को होगा जिनने इसका समर्थन दिया है। और मैं फिर से पूर्ण तरीके से बता दूं, हर एक राजनीतिक पक्ष ने इस विमेन्स रिजर्वेशन बिल को सर्वसहमति से पास हुआ राज्यसभा में। सिर्फ एक MIM पार्टी है जिसने लोकसभा में उसका विरोध किया, बाकी सब ने सर्वसहमति से पास किया है। तो ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छा होगा कि महिला भागीदारी बढ़ाएं और जो सही कैंडिडेट हो वो विजय बनकर आए। मैम, UBT शिवसेना फुल एंड फाइनल सपोर्ट देगी इसको? हमने बार बार यही कहा है, जब हमारा समर्थन उसको था, बिल को था कि 2029 में जो लागू होगा, हमने अपनी बातें रखी थी और जो बातें अब जो सही प्रूफ की गई कि जो हमने मुद्दे रखे थे वो सही मायने गए, इसीलिए 1.5 साल में अमेंडमेंट आ गया, 1.5 साल में अमेंडमेंट आ रहा है, तो हम तो उसका स्वागत करेंगे ही। महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, हर राजनीतिक पक्ष चाहता है। पर जिस तरीके से ये पूरा काम हुआ 2024 से पहले, चुनाव से पहले किया गया और ये चुनावों के बीचों बीच हो रहा है, पर फिर भी हमारा समर्थन इसको रहेगा। देखिए, नारी शक्ति वंदन की आवश्यकता है क्योंकि हाल ही में आप देखें तो लोकसभा में 2024 में सिर्फ 74 विमेन MPs हैं 543 सीट्स में। इसका मतलब 13% ही है। 17 लोकसभा की बात करें तो दे वर ओनली 78, यानी कि 14%। राज्यसभा में 14%। आप स्टेट असेंबलीज की बात करें तो पूरे देश भर की पिक्चर ये है कि 4100 MLAs हैं, जिसमें से सिर्फ 390 महिला है, यानी कि 9%। कहीं ना कहीं हमें
आत्मनिर्भर होने के लिए सिर्फ टोकन्स की आवश्यकता नहीं है। हमें चाहिए कि महिला सांसद हो, महिला पार्षद हो, महिला विधायक हो, और जैसे कि पंचायत समिति में किया जहां 1.4 मिलियन महिलाओं को मौका मिला, वैसे ही होना चाहिए। तो हम अभिनंदन देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री को, और हर एक महिला को यही संघर्ष करना चाहिए कि उनके पार्टी के नेतृत्व ये मान ले, ये ठान ले कि महिला आरक्षण जरूरी है। देखिए, विधेयक जो पास हुआ वो सिर्फ ऑन पेपर्स दिखाई दे रहा है, ग्राउंड्स पे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी पहल। कल भी मैंने इस बात को कहा और वापस से दोहराती हूँ कि जो नारी वंदन की बात करते हो और जो नारी को प्राथमिकता देते हो, उनको सभी को ये दोहरी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और उन्हें प्रत्येक नारी और एक जनप्रतिनिधि, एक महिला जनप्रतिनिधि किन चुनौतियों के बाद उस सदन तक पहुंचती है, चाहे वो एक विधानसभा हो, चाहे वो एक पार्लियामेंट हो, उसके साथ की दोहरी राजनीति किसी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए अभी चर्चा का भी दिन 16, 17, 18 तारीख को डेट दी गई है, उसमें चर्चा भी होनी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चर्चाएं तो कराते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती ही तो है, काम कहाँ करती है? महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज ग्राउंड पे क्या काम कर रही है? 4.5 साल में उन्होंने क्या काम किया है? हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग निरंतर लड़ते आए हैं। पीडीए जो है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, आबादी हो, हमारी आदिवासी समाज हो, या किसी भी समाज का पीड़ित व्यक्ति हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और हम जो इन्होंने झूठा वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए ये खाते में आएंगे, उसकी पहली जो किश्त है इन्हीं लोगों के द्वारा महिलाओं के खातों में 15-15 हजार रुपए जो है समाजवादी पार्टी लड़ करके सरकार से अपनी महिलाओं के खातों में पहुंचाएगी। और आप देखिएगा इस चीज को, आप जो है ऑन कैमरा भी ऐसे रिकॉर्ड कर लीजिए कि चुनाव के पहले तक ये भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाएगी महिला सशक्तिकरण को करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और उनके खातों में ये 15-15 हजार रुपए भेजेगी। देखिए, नारी होने के नाते मैं बहुत आनंदित हूँ। आप सबको ज्ञात है कि 2023 में संसद द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया, और इसके अनुसार 33% सीट महिलाओं के लिए संरक्षित हुआ लोकसभा में और विधानसभाओं में। ये बहुत बड़ा पदक्षेप है, और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि जो 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष सत्र संसद का आहूत किया गया है, यह 3 बातों को दर्शाता है। प्रथम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो बातें कही गई थी और जो 33% आरक्षण की बात कही गई थी, उसे कार्यान्वित किया जाएगा। दूसरा, बड़ी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार सिर्फ कहती नहीं है, करके दिखाती है, कमिटेड है, और इसी वजह से 2029 में जब साधारण निर्वाचन होगा, उस समय यह लागू हो जाए, और इस दिशा में निश्चित तौर पर हम चर्चा करेंगे, इस सत्र में भी निर्णय लिया जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यह कमिटमेंट जो है इस सरकार का, मोदी जी की सरकार का, यह परिलक्षित होता है। और तीसरी बात, बहुत ही फ़ख्र के साथ कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने फेडरलिज्म को बहुत महत्व दिया। कल वे केरल में थे और उन्होंने विभिन्न सभाओं में बहुत ज़ोर देकर, बहुत स्पष्टता के साथ एक बात कही कि जितने भी दक्षिण के राज्य हैं, उन्हें किसी भी तरह के भय के माहौल में नहीं रहना चाहिए कि लोकसभा में उनकी सीट कम हो जाएगी। और जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में अच्छा काम किया है, जिन राज्यों ने किया है, उन्हें निश्चित तौर पर किसी भी तरह का की दिक्कत नहीं होगी, कि असुविधा नहीं होगी, और पॉपुलेशन के अनुसार सीट्स दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है पॉपुलेशन के अनुसार सीट्स दिए जाएंगे, लेकिन 2011 सेंसस को भी मद्देनज़र रखते हुए जो डिलिमिटेशन का कार्य है उसे किया जाएगा, ऐसी बात भी हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी राज्य को डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं सीट कम नहीं होगा, अधिक होगा लेकिन कम नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये जो सारी बातें हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को कार्यान्वित करने की बात, दूसरा सेंसस और डिलिमिटेशन के विषय में चर्चा करने की बात, और तीसरा दक्षिण के राज्यों में जो एक आशंका है, उन आशंकाओं को दूर करने की बात, इन सब बातों को लेकर हम 16, 17, 18 के विशेष संसद अधिवेशन में चर्चा करेंगे। ये महिला आरक्षण तो कई सालों से चल रहा है,
और जब तक मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी से आज तक अभी तक महिला आरक्षण नहीं हुआ है, जबकि भारत की कई स्टेट में महिला आरक्षण हो चुका है। और महिला आरक्षण को लेकर के अगर पार्लियामेंट में बहस हो रही है और प्रस्ताव पास हो रहा है, तो सभी राजनीतिक पार्टियों को निष्पक्ष होकर ईमानदारी से किसी किसी भी तरह की समुदाय या वर्ग को लेकर के ना ही रिजर्वेशन होना चाहिए, बल्कि योग्य महिलाओं को जो जिन्होंने उनको तजुर्बा है कि हाँ महिला आरक्षण पे कैसे न्याय मिलेगा और किस तरह वो पार्लियामेंट में जाके काम करेंगी। ग्राम पंचायत से लेकर के हिंदुस्तान की भारत की हर पंचायतों में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो आधी आबादी है हम लोग, आधी जमीन आधी आबादी हैं हम लोग, तो हम लोगों को 50-50% मिलना चाहिए आरक्षण। और अगर नहीं मिल रहा है तो 33% तो कंफर्म है। और परिवारवाद नहीं होना चाहिए कि सांसद अगर पति है तो आप आंकड़े पूरे करने के लिए अपनी घर की किसी भी रिश्तेदार को आप उसमें बिठा दें और आंकड़े पूरे कर दें। जात पात समुदाय से ऊपर उठ करके उदारवादी होकर न्यायप्रिय तरीके से महिला आरक्षण होना चाहिए। और जब ये महिला आरक्षण को सभी राजनीतिक पार्टियां सर्वसहमति से पास करें और प्रशासनिक अधिकारियों में जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, इसमें महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए। और जो सड़क पे संघर्ष कर चुकी हैं, प्रशिक्षित हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि वो किसी की लाठी और किसी की बैसाखी पे चल करके वो महिला आरक्षण में वो कहीं पहुंचे। तो ये इससे समाज का भला नहीं होने वाला है। देश की योजनाओं को लागू करने के लिए महिला सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे ज्यादा योग्य और सबसे ज्यादा स्वाभिमानी और सम्मानी होती हैं। वो ईमानदारी से काम करेंगे और उनको हमारे मर्द समाज, पुरुष समाज उनको हौसला दे, उनको बढ़ाएं। किसी भी तरह से कोई भी हिंसा, घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ अगर होती है तो ये अप्रिय होगा। इसलिए उदारवादी मर्दों को होना चाहिए और महिलाओं को, बेटियों को देश की हर संस्था उनको आरक्षण में शामिल करें और उनकी योग्यता को उनकी योग्यता काम में लाएं, ताकि देश खुशहाल हो, परिवार खुशहाल हो और विश्व में उनका नाम हो। एक हिंदुस्तान एक नजीर बने, भारत एक नजीर बने।